हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के जो 17 टॉपिक हैं उसके हर टॉपिक के 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि क्विकली हम जान सकें कि हर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है, जहाँ पे हमने 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं और बचे हुए 41 से लेके 85 तक क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसको देख लीजिए, वो आपके बहुत ही काम आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 41 क्वेश्चन नंबर कि 4800 पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज है तो कुछ नहीं, 1 साल में दिया है 12%, तो 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 2.5 साल की बात कर रहे हैं ना। 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल। तो 1 साल में 12%, तो उसको गुणा कर देंगे 2.5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा जवाब 30। तो टोटल हो जाएगा 30% हमको निकालना है। तो 4800 का 30% हम निकाल लेंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 4800 का 30% निकालने के लिए इसको गुणे 30 डिवाइड बाई 100 कर दो। ओके, तो 1440 रुपया हमारा यहाँ पर ब्याज हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोई राशि, जो क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6720 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 सालों में आपने किसी को जो ब्याज दिया था उसने आपको वापस किया 6720 रुपया, धनराशि और ब्याज दोनों को मिलाकर। तो ये है दोनों को मिलाकर जो राशि है। तो आपने शुरुआत में कितना धन दिया था वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो 1 साल में 10% है साधारण ब्याज, तो 4 साल में कितना होगा, तो गुणे 4 यानी कि 40% आपको ब्याज मिला होगा। ठीक, तो यानी कि पहले आपने 100% जो आपने दिया था 100 मान के, प्लस 40% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिला, यानी कि टोटल आपको जो रुपए वापस किए हैं 140% वापस किए हैं। तो 140 की जो संख्या है वह 6720 के बराबर है। तो 6720 में हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी है, तो वो हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 140 से, जो इधर से आया। तो x की वैल्यू आ गई है 48, और वही प्रतिशत था तो उसका 100 इधर आ जाएगा। तो 4800 रुपये आपने ब्याज पे किसी को दिए थे 10% के ब्याज, वार्षिक ब्याज पर, साधारण पर, और 4 सालों के लिए। तो आपको टोटल मिला है 6720 रुपया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा पहले हमने 100 दिया था मान लीजिए, ठीक, वो 200, दुगनी का मतलब है वो 200 बन गई। तो कितने का मुनाफा हुआ, 100 का। 1 साल में कितना परसेंट है हमने ब्याज दिया था हमको नहीं पता, लेकिन 8 सालों में हो गई है दुगनी, तो 100 को फिर हम 8 से ही भाग दे देंगे, है ना, जितने सालों में दुगनी हुई है। तो जब 100 को 8 से भाग देंगे तो 1/8 कितना होता है आपका, 12.5%, यानी कि 12.5% के ब्याज दर पर आपने दिया है। तो आपका जो पैसा है वो 8 सालों में दुगना हो जाएगा। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1920 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 8% आपका जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के, तो गुणे 3 यानी कि 24% आपको ब्याज मिला है। तो वो आपका है 1920 रुपये के बराबर। ये सिर्फ ब्याज दे रखा है, जो 1920 यहाँ पे दिया है ना, ये सिर्फ ब्याज है आपका। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो 24% है x का, वो मूलधन जो है उसको x माना है, वो 1920 के बराबर है। ठीक, तो टोटल रुपया कितना होगा, तो 1920, इसको 24 से भाग दे दोगे, गुणे 100 कर दोगे, है ना। तो जवाब क्या आएगा आपका, जवाब आएगा आपका 8000 रुपया।
ठीक, क्योंकि 24 अठे 192 और यहाँ पे 2 जीरो ये और 1 जीरो ये बचा है। टोटल है 8,000 रुपये आपने किसी को 8% के ब्याज दर पे दिया था, तो 3 सालों में आपको उसने 1920 रुपया वापस किया है। एक साल में आपको 8 अठाई 64 640 रुपया मिलेगा, मतलब एक साल में। 2 साल में कितना मिलेगा, तो 1280, और 3 साल में कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1920 रुपया। यही आपका ब्याज है 3 साल में। अगला क्वेश्चन है कि 5,000 पर 9% वार्षिक दर से 2250 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको साधारण ब्याज 2250 रुपया कमाना है, कितने पर, 5,000 रुपये पर, और आपका जो इंटरेस्ट दर है वो 9% है। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमको देखना है कि 5,000 का कितना 9% कितने साल में 2250 बन जाएगा, है ना। तो 5,000 है दिया है, उसको हमको क्या करना है, गुणा करना है कितने परसेंट से वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो जवाब है वो बन जाएगा 2250। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2250 बटे 5,000, 0 से 0 कटा, ठीक, और गुणे यहाँ पे 100, डबल जीरो कटा। अब 5 के टेबल में ये कितने पर आता है, ये आता है 45 पर, 45 बचे 225। तो x की मान क्या आ गई, 45। तो एक साल में 9% था, तो 45 को 9 से भाग दे दो, तो यानी कि 5 साल में। तो आपका जवाब है कि 9% के ब्याज दर पर 5 साल तक आपको पैसा मिलेगा 5,000 पे, तब आपका 2250 रुपया बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ पे क्या दिया है कि 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ये अंग्रेजों वाला सिस्टम क्या था ये। तो चक्रवर्ती ब्याज होता है कि मान लीजिए, चलिए इसी क्वेश्चन समझाते हैं। 8,000 रुपया आपने किसी को वो ब्याज दिया था, तो पहले साल में उसने आपको 10% के हिसाब से 800 का 10% कितना होता है, 800 रुपया वो दे दिया पहले साल में। और दूसरे साल में, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए, तो दूसरे साल में कितना देगा, तो वो अब आपको 8,000, ठीक है, प्लस 800 और अब टोटल 8800 पे, इस पर आपको 10% और देगा 8800 पर, यानी कि ब्याज भी जुड़ के, तो ब्याज के ऊपर ब्याज अब लगेगा। तो 8800 का 10% कितना होता है, यानी कि 880 रुपया और देगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 800 पहले साल का और दूसरे साल का 880 रुपया, टोटल आपको मिल जाएगा 9,680 रुपया, यानी कि 1,680 रुपया आपको सिर्फ ब्याज मिला है 2 सालों में। अगला क्वेश्चन, 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन में हमको पूरा का पूरा धनराशि ज्ञात करना था, यानी कि 9,680 रुपये निकलना था, और सिर्फ ब्याज कहते हैं जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है, तो वो था 1,680, क्योंकि 9,680 में से 8,000 हटाया तो 1,680 बचा। यहाँ पे सिर्फ हमको ब्याज पता करना है ना। तो तरीका वही है, या तो पूरा निकाल के इसको उसमें से माइनस कर दीजिए, या तो सिर्फ ब्याज निकाल लीजिए। तो कहा है कि 5,000 पर 8% के ब्याज से, है ना, 8% है, तो पहले साल में 2 साल के लिए, तो पहले साल में कितना है 8%, तो 5,000 का 8% कितना होगा, 5 8 40, यानी कि 400 रुपया। तो दोनों को जोड़ लो, 5,400 हो गया। अब इसका भी हमको 8% लेना है ना, इसका 8% ले लेते हैं। तो इसका 8% लेंगे तो हमारा आ जाएगा 432 रुपया। अब इसको निकालने का एक तरीका और था, ठीक, वो क्या था, और टोटल पहले कर लेते हैं। तो 5,000 प्लस 400 प्लस 432, टोटल कितना हुआ, 5,832 रुपया। सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 5,832 में से 5,000 घटाया तो 832 रुपया हमको ब्याज मिला है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज।
तो पहले 5,000 का 8% कितना हुआ, ठीक 400, तो 400 लिखा। दूसरे साल में भी हम लिख लेते 400, है ना, इतना तो हमको मिलता ही, प्लस इस 400 का भी 8% मिलता, तो 400 का 8% कितना मिलता दूसरे साल में, 4×8 32, यानी कि 32 रुपया हमको और मिलता। कहाँ गया, आ रहा है, प्लस 32 रुपया और मिल जाता, तो हो जाता पूरा 432 रुपया, वही जो पहले ऊपर आया था। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है, 3 वर्ष बाद मिश्रित धन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है कि टोटल आपने 10,000 रुपये किसी को चक्रवर्ती ब्याज दिया है 5% के ब्याज दर पर 3 साल के लिए, तो आपको टोटल कितना आपको ब्याज मिलेगा। तो ये आपका मतलब टोटल कितना रुपया हो जाएगा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो पहले साल में 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपया, दूसरे साल में भी 500 मिलेगा, तीसरे साल में भी 500 मिलेगा। तो साधारण ब्याज होता तो 1500 रुपये मिल जाता 3 साल में, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक। तो 500 का भी 5% निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो 25 रुपया ये हो गया। और फिर तीसरे साल के लिए तो पहले साल का 5% यहाँ का निकालेंगे तो 25 रुपया ये, दूसरे साल का 500 रुपये निकालेंगे 5% तो 25 ये, और 25 पे भी 5% निकालेंगे दूसरे साल के, ठीक। तो 25 × 5 125 होता है, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा ये, तो 25 रुपये का 5% ये हो गया। तो अब टोटल रुपया कितना हुआ, तो 500 इधर का पहले साल का, दूसरे साल का 525 और तीसरे साल का 551 रुपया 25 पैसा। अब जोड़ लेते हैं, टोटल हो गया है 1576 रुपया 25 पैसा। ये आपका सिर्फ ब्याज है, आपको जो 3 साल में मिला है। टोटल रुपया कितना वापस करेगा आपको, तो 10,000 और जोड़ लीजिए, तो 10,000 इसमें जोड़ा तो 11,576 रुपया 25 पैसा। ये आपको टोटल रुपया 3 साल के बाद वापस करेगा। तो क्या है, पहले साल में 500, दूसरे साल में भी 500, तीसरे साल में भी 500, ये आपका साधारण ब्याज। दूसरे साल का ब्याज के ऊपर ब्याज है, तो यानी कि ये 500 का 5% 25 रुपया हो गया, और तीसरे साल में पहले साल का 500 का 25% ये 25 हो गया, है ना, और इस दूसरे वाले 500 का ये 25 रुपया इसका हो गया 5%, और इस 25 का भी 5% वो 1 रुपया 25 पैसा ये हो गया, है ना। ये है ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज 3 साल। अब है 4,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 10% के हिसाब से आप देख लीजिए, दोनों का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए आपको समझ आएगा। 10% है ना, तो 10% 4,000 का कितना होता है 400 पहले साल, और दूसरे साल में भी 400, ये आपका साधारण ब्याज हो गया 800, है ना। और दूसरे साल में क्या है, तो पहले साल तो दोनों का चाहे चक्रवर्ती हो चाहे साधारण हो बराबर रहता है, तो दूसरे साल में बदलाव होता है, तो इसका भी 10% आपको लेना पड़ेगा दूसरे साल में। तो 400 का 10% कितना होता है 40, ये कितना हो जाएगा 840 रुपया ब्याज आपको यहाँ मिलेगा। तो दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया, 840 में से 800 गया, टोटल है 40 रुपये का अंतर है आपका 2 साल में 10% ब्याज पर 4,000 के। आसान था। अगला क्वेश्चन, कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 14,520 हो जाती है। हमको मूलधन ज्ञात करना, यानी कि वही राशि हमको ज्ञात करनी है। अब क्या राशि थी हमको पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि 10% का चक्रवर्ती ब्याज है 2 साल के लिए, आखिरी में कितना हो गया 14,520। तो पहले साल में 10% बढ़ा तो 110, और चक्रवर्ती ब्याज है तो 110, तो अगले साल भी 110 होगा, तो 110 का 110 गुणा कर देंगे, है ना, यानी कि और बटे 100 कर देंगे। चक्रवर्ती ब्याज था इसीलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 121%, यानी कि 121% हमारा जो भी धनराशि था उसकी जो कीमत है वो दे रखा है 14,520 रुपया। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना,
तो 14,520 बटे 121 और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 12,000 रुपया। ठीक, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को इस तरीके से निकालना आसान है, लेकिन जब उल्टे तरीके से निकालते हैं ना तो देखिए ये तरीका अपनाया जाता है। जितना भी ब्याज, जैसे 11% ब्याज है तो 111 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100 तो रहेगा ही, और 2 साल के लिए तो उसको गुणा कर देंगे 111 से फिर से, और 3 साल के लिए तो फिर से गुणा करेंगे 111, है ना। ये है चक्रवृद्धि, इसको जब आपका आंसर निकालना होगा, लेकिन क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है तो 2 साल तक का ही पूछते हैं, है ना। तो 110 अगर 10% है गुणे फिर 110 अगले साल के लिए, तो ये होता है 11 क्योंकि बटे में 100 रहेगा और यहाँ पे बटे में 100 को 2 बार 100 रहेगा, यानी कि 10,000, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 गुणे 11 आपको पता ही है 121 होता है, तो 121% हो जाएगा आपका, है ना। और साधारण ब्याज होता है तो 10 + 10 यानी कि 20% होता, तो कितना हो जाता है 120% हो जाता। यहाँ पे चक्रवृद्धि में 121% ब्याज मिलता है। अब देखिए एवरेज, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि औसत, मतलब कि अब देखिए आपके पास टोटल 2 दोस्त हैं, मान लीजिए एक के पास 3 रुपया है, ठीक, और समझने, और एक के पास 7 रुपया है। जो राहुल था उसके पास 3 था और जो सरोजनी थी उसके पास 7 रुपये थे। अब देखिए दोनों के पास कुल मिला के कितने रुपए हैं? 3 + 7 10 रुपये हैं। तो अब औसत निकाला जाए किसी को बताने के लिए कि दोनों को मिला के कितने रुपए हैं, औसतन मतलब देखा जाए तो कितना रुपया होगा दोनों के पास। तो 2 लोग थे तो 2 से उसको भाग दे दो, जितने लोग उससे भाग दे दो, यानी कि 5 रुपया। तो औसतन जो देखा जाएगा बाहर के हिसाब से, तो राहुल के पास भी 5 रुपये हैं और सरोजनी के पास भी 5 रुपये हैं। ये होता है एवरेज। तो इसी में क्वेश्चन करते हैं। 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 24, ठीक। तो औसत निकालने के लिए भी बताया था, जितना हो टोटल उसको जितने लोग या संख्याएं होती हैं उससे भाग दे देते हैं। तो टोटल क्या था हमको पता नहीं, लेकिन संख्या क्या थी 8 थी, तो उसका औसत कितना आया था 24 आया था। तो संख्या कैसे निकालेंगे? तो जितनी संख्या है और जितना औसत है दोनों को गुणा कर दो तो टोटल आ जाता है। तो टोटल है 24 को जब 8 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 192 रुपया आएगा, है ना, गुणा कर देंगे। तो उसके बाद क्या है क्वेश्चन, यदि 32 को हटा दिया जाए, ये हिस्सा गलत है क्वेश्चन का थोड़ा, तो बताइए, तो औसत ज्ञात कीजिए। तो यदि एक हिस्सा जो एक की वैल्यू थी वो 32 थी, वो अगर हटा दें, ठीक है, तो 192 में से 32 हटा दो, कितना बचा? 160 बचा। तो एक हमने हटा दिया, पहले 8 थे ना, तो एक हटाया तो कितना बचा? 7। अब 160 को जब 7 से भाग करोगे तो आपका औसत आ जाएगा, है ना। तो जब 7 से हमने भाग दिया तो हमारा औसत कितना आ गया? 22.85। ये हमारा औसत आ गया नया। यही जवाब है। अभी आगे करेंगे आपको और समझ आएगा। क्वेश्चन है 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक शिक्षक समूह में शामिल होता है और औसत 17 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें करना क्या है, 20 बच्चे हैं, उनकी जो आयु के औसत है वो 16 है, तो दोनों को कुल आयु हम निकाल लेंगे। टोटल सारे बच्चों की अगर आयु जोड़ लेते तो कितनी होती? तो कितनी होगी? तो 20 गुणे 16, अभी बताया था ना, गुणे कर लेना है। ये कितना आ जाएगा? 320। तो सारे बच्चों जो 20 बच्चे हैं उन सबकी आयु को जोड़ के हमने बताया कि टोटल 320 साल बन रहा है। अब टीचर आ गए एक, ठीक है, टीचर आ गए तो औसत कितना हो गया? 17 हो गया, है ना, 16 की जगह। तो क्या टीचर आए तो क्या संख्या में वृद्धि नहीं हुई? जो 20 लोग थे वो 21 नहीं हो गए, 20 + 1 तो 21 हो गए। तो जब 21 को 17 से गुणे करेंगे तो 357 आ गया टोटल। तो अब बताइए 357 आ रहा है, पहले 320 आ रहा था, तो 357 में से 20 और 320 को घटा लो, आया 37। तो टीचर की जो आयु है वो 37 साल की है, यानी कि टीचर 37 साल के हैं हमारे, और उनके आने से जो औसत है बच्चों का वो 17 हो गया, 16 था जो पहले। अब देखिए
5 क्रमागत सम संख्या यानी कि इवन संख्याओं का औसत दे रखा है 28। तो 5 संख्या है, औसत है 28, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 गुणे 5 यानी कि 140। टोटल वैल्यू हो जाएगी 140। तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। हमको पता है सम संख्या है, तो पहली संख्या को मान लीजिए x ले लेते हैं, तो अगली संख्या मान लीजिए अगर वो 2 थी तो अगली संख्या क्या होगी सम संख्या, 3 ना होकर होगी 4, यानी कि अगली संख्या होगी x + 2। फिर अगली संख्या क्या होगी 5 ना होकर होगी 6, यानी कि x + 4। फिर 5 संख्या लेनी थी ऐसी, तो x + 6, फिर x + 8। ये पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 संख्या लेनी थी। इसका टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार, देखिए 1 2 3 4 5 x हो जाएगा, है ना, प्लस 2 + 4 6 हो गया, 6 + 6 12, 12 और 8 20, प्लस 20 हो जाएगा। यानी कि 5x + 20 किसके बराबर है, अभी तो देखा था ऊपर 140 के बराबर है। तो 5x किसके बराबर हो जाएगा 120 में से, जब 140 में से 20 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 24, है ना, क्योंकि 120 को जब 5 से काटेंगे तो 24 बचेगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 24, फिर क्या हो जाएगी 26, फिर अगली संख्या 28, फिर 30 और अगली संख्या हो जाएगी 32। ये है 5 संख्याएं हमारी। यही तो कहा था, इन 5 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। एक बात याद रखना, अगर कोई भी मतलब विषम संख्याएं होंगी लगातार, तो जो उनका औसत होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। जैसे इसमें 5 ठीक है ना संख्याएं थी, तो उनका जो औसत है वो लगातार वाली संख्या है, इसीलिए उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी, यानी कि 28। और अगर ये मान लीजिए 9 होती, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं, तो जो बीच वाली संख्या कौन सी होती है, वो 5वें नंबर की संख्या होती, तो वही आपका औसत हो जाता। तो अगर आपको पूछे कभी एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक, इनका आपको औसत ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या पूरा जोड़ के डिवाइड करेंगे, नहीं, देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या लाइन में संख्या है, हाँ ठीक है, टोटल 8 संख्या है, एक संख्या वाले लेते हैं के बाद 17, तो 9 संख्या है, तो 4 इधर से घटा दो, 4 इधर से घटा दो, बीच वाली संख्या है, यही आपका औसत है, यानी कि इसका औसत था 9। अगर सिर्फ 13 तक होता तो कितनी संख्या बचती, तो बचती टोटल 7 संख्याएं, तो 3 इधर से घटाते, 3 इधर से घटाते, तो बचता 7 आपका औसत आ जाता, सिर्फ 13 तक होता तो, है ना। ये है, आगे चलते हैं। किसी परिवार की 4 महीने की औसत मासिक आय है 18,500। यदि 5वें महीने की आय 22,000 है तो 5 महीनों की औसत आय ज्ञात कीजिए। देखिए यही है औसत सीखने का मतलब, जो कम ज़्यादा है उसको सब मिला के बराबर कर दिया जाता है। तो एक परिवार में 4 महीने की आय है, 4 महीने का औसत आय कितना है 18,500। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे जब इसको गुणा कर लेंगे, तो 18,500 और को 4 से गुणा करेंगे तो 74,000 रुपये 4 महीने में कमाया गया है। और फिर 5वां महीना में क्या है, 5वें महीने में 22,000 रुपये हैं मिले उसको, तो 22,000 इसमें जोड़ दो, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 96,000 रुपया हो जाएगा। अब इसका औसत निकालना, तो 96,000 का औसत निकालेंगे तो 4 महीना वो था, 1 महीना ये, टोटल 5 से भाग कर देंगे, 5 संख्याएँ हैं, तो जब 96 को 5 से भाग करोगे तो आपका आएगा 19,200 रुपया। ये आपका औसत हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। 12 प्रेक्षणों का औसत 35 है, यानी कि 12 का औसत दे रखा है 35, तो दोनों को गुणा कर लो, तो 35 गुणे 12 कितना होता है, होता है 420। यदि एक फ्रैक्शन 30 के स्थान पर 48 लिख गया था, मतलब गलती हो गई लिखने में उनसे, तो 30 को जोड़ना था लेकिन उन्होंने 48 जोड़ दिया, यानी कि 48 जोड़ दिया जबकि 30 जोड़ना था, तो यानी कि 18, जब 48 में से 30 हटाएंगे यानी कि 18 फालतू जोड़ दिया, तो वही 18 इसमें से घटा दो, है ना भाई, जो गलती हो गई उसको सुधारना तो पड़ेगा ही ना। अब बचा कितना 402 बचा, तो बताइए सही औसत अब ज्ञात करना है। तो जो 402 बचा है, अब इसको हमको 12 से भाग देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा।
तो जो 402 को हमने 12 से भाग दिया तो हमारा 33.5 यही हमारा सही वाला औसत था जो हमसे गलत हो गया था। अब देखते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य वाला। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, सही बात है, अच्छी बात है। कोई काम था जिसको ए 15 दिनों में कर लेता है, लेकिन बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। बी थोड़ा आलसी है, उसको 20 दिन में कर पाता है ना, यानी कि ए ज़्यादा कुशल है। तो दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो पहले हम ए है वो 15 दिन में कर लेता है, तो ए का हम क्या निकालेंगे तो ए की हम एफिशिएंसी यानी कि कार्य कुशलता निकालेंगे। अगर ए 15 दिन में कोई काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन का काम निकालेंगे ए का, तो एक दिन में ए कर लेगा 1/15 काम करेगा, है ना, 1/15 हिस्सा काम कर लेगा। बी है वो 20 दिन में काम करता है कोई, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/20 हिस्सा काम कर लेगा। ये उनका एक दिन का काम हो गया है। अब दोनों मिलके काम करेंगे, तो दोनों को मिलके काम करेंगे तो a प्लस बी यानी कि 1/15 प्लस 1/20। अब देखिए इनको जोड़ने के लिए इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि नीचे वाला का एलसीएम ले लो। तो 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। तो 15 को 30 बनाने के लिए गुणे 2 कर दो, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 20 इनका एलसीएम होगा 60। भाई मैं कहूँ क्या कर रहा हूँ, तो 15 को 60 बनाने के लिए गुणे 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 20 को यहाँ पे 60 बनाने के लिए तो गुणे 3 करेंगे प्लस 3। अब टोटल क्या हो जाएगा? ऊपर 7 नीचे 60, है ना। तो जब 60 को 7 से भाग दोगे तो यही आपका हो जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में होगा। तो टोटल काम करने के लिए इसी को उल्टा कर दो, अब इसी को उल्टा लिख दो, यानी कि 60/7। एक दिन में काम हो जाएगा 7/7 अगर दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन टोटल काम कितना हो जाएगा? 60/7। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि 60 को 7 से भाग करोगे इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसका जो आंसर आता है लगभग 8.5 डेज के आसपास आता है। 8.5 दिन में काम आपका मिलके कर देंगे दोनों। बारह व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे? देखो 12 लोग हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे, लेकिन 18 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम कितना होना चाहिए? कितना काम होगा टोटल? 12 × 18। तो जब 12 × 18 करते हो आप, यानी कि टोटल काम है 216। अब आप उसी काम को 9 दिन में पूरा करवाना चाहते हो तो कितने लोग लगेंगे? तो कितना वक्त है? 9 दिन में। 9 दिन में काम करवाना चाहते हो, तो जब इसको काटोगे 9 से भाग दो दोगे 216 को, तो यहाँ पे आएगा 24, है ना, यानी कि टोटल काम था। अब 24 लोग लगेंगे आपको, अगर काम को आपको 9 दिन में करवाना है। वैसे देख लेते कि 18 दिनों का आधा था 9 दिन, तो लोग भी तो दुगने हो जाएंगे, तो 12 × 24, यही से आपका जवाब आ गया। अगला है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए है वो 2b के बराबर है। यदि बी किसी कार्य को करने में 24 दिन में पूरा करता है, तो बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक, तो अब देखते हैं। बी कर रहा है उस काम को 1/24 दिन में, और ए उसे दुगना मतलब कार्य क्षमता रखता है, तो ए उसका आधा टाइम में काम कर लेगा, यानी कि 12 में, है ना। तो अब दोनों मिलके काम करेंगे, तो कैसे कर लेंगे? तो दोनों का एलसीएम आएगा 24, तो यहाँ पे 24 का 1 + 2, यानी कि 3/24 एक दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 8। इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि 8 दिन में काम कर लेंगे अगर दोनों मिलके करेंगे। तो अकेला बी कितने दिन में काम करता है? 24 दिन में। ए उससे दुगना ज़्यादा तेज काम करता है, तो ए कितना दिन में काम करेगा? तो 12, 24 का आधा होता है 12, तो यानी कि ए काम कर लेता है 12 दिन में, बी काम कर लेता है 24 दिन में, यही दिया हुआ है। ठीक, तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लिया, तो 1/12 आ गया। उनका एक दिन का काम हो गया बी का 1/24 हो गया।
दोनों का एलसीएम लिया 24, ठीक। यहाँ पे आ गया तो 2 और यहाँ पर आ गया 1, 3। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम कर लिया, 3/24 यानी कि 1/8। तो पूरा काम कितने दिन में काम कर लेंगे, इसी का उल्टा कर दो, यानी कि 8 दिन में पूरा काम कर लेंगे मिलके। अगला क्वेश्चन, एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप 18 घंटे में भर सकता है, ठीक। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए यहाँ पे इंसानों की जगह पाइप को और पानी को ले लिया है, लेकिन काम वही करना है। पाइप ए मान लीजिए 12 घंटे में भर रहा है, पाइप बी आपका 18 घंटे में भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना भर देगा पाइप ए, 1/12 भर देगा, और पाइप बी कितना भरेगा 1 घंटे में, 1/18। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जोड़ लीजिए 1/12 प्लस 1/18। 18 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 36, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, 3 और 18 दूना 36 प्लस 2, यानी कि 5/36। इतना मतलब 1 घंटे में दोनों मिलके भर देंगे टंकी। तो टोटल कितनी देर में भर देंगे, तो 36, इसी का उल्टा करो तो 36/5 घंटे लगेंगे, ठीक, टोटल टंकी भरने में। यानी कि 7 घंटा 7.2 आवर्स, 7.2 घंटा लगेगा पूरा टंकी भरने में। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा जरूर। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। अब देखिए करना क्या है, 180 मीटर है ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है। तो टोटल दूरी को जोड़ लीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे। 180 प्लस 120 यानी कि 300। टोटल दूरी तय करनी है 300 मीटर, क्योंकि मीटर में दी हुई लंबाई है ना। स्पीड आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि दे रखी है, उसको हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जानते हैं, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, है ना। तो इसको जब काटोगे तो आपका जवाब आएगा 5/18। तो हमेशा याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से गुणा करना है। यानी कि अब देख लेना करना क्या है हमको, कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, उसको हमको मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो उसको गुणे कर देंगे 5/18 से, याद कर लो ये वैल्यू। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो उसको किलोमीटर पर घंटे में निकालना है, तो 18/5 उल्टा से गुणा कर देंगे, याद रखना। तो 54 गुणे 5/18, 18 3 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन है वो 15 मीटर चल लेती है 1 सेकंड के अंदर। तो 300 मीटर कितनी देर में चलेगी, तो 300 मीटर जितना डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। मतलब अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दीजिए, यानी कि 15, इसको भाग करेंगे तो 20 सेकंड लगेगा आपको। तो जो ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उसको 20 सेकंड लगेंगे टोटल 300 मीटर पार करने में। यानी कि 180 मीटर लंबी ट्रेन और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में 20 सेकंड लगने वाले हैं। एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो वापस आने में भी तो 180 किलोमीटर ही लगा होगा ना। अब मान लीजिए आपका सेंटर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था, तो आप गए 45 किलोमीटर की स्पीड से, वापस आए, तो वापस आने में भी तो आपको 100 किलोमीटर चलना पड़ा होगा ना, लेकिन वापस आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए। तो इस क्वेश्चन को हमेशा देखिए फॉर्मूले से ही करना होता है, तो याद रखना इसका कोई और आसान रास्ता नहीं है। अगर सिर्फ जाकर और आना है और दोनों की स्पीड है अलग अलग दे रखी हो, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको बराबर ही कवर करना होगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 से गुणा करते हैं
पहले डिस्टेंस को मतलब पहली स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ओके, क्या कहा फिर से, 2 गुणे यहाँ पे 45 दे रखा है ना पहली स्पीड, और दूसरी स्पीड क्या है 60, और फिर दोनों को नीचे 45 प्लस 60 इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 45 गुणे 60 बटे यहाँ पे आ जाएगा 105। अब इसी को जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 के पहाड़ा में 21 से, और ये कट जाएगा 9 से कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा 3 के पहाड़ा में 3 से, और ये कट जाएगा 7 से। ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 36, 360 बटे 7 ये है आपकी स्पीड एवरेज, जो कि निकल के आ रही है 51.42। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर तथा 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, तो दोनों का आप जोड़ लो, 150 प्लस 250 कितना हो गया 400 मीटर, है ना। एक की जो स्पीड है वो 36 घंटा है प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लगाएंगी। तो जब भी ट्रेन विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, यानी कि 36 में अब हम यहाँ पे 54 जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 3 8 और 1 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। यहाँ पे डिस्टेंस जोड़ लिया, वहाँ पे स्पीड जोड़ ली। अब क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अभी बताया था इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी है, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 50 25 मीटर पर सेकंड है दोनों ट्रेनों की स्पीड मिलाकर। तो 400 को जब 25 से काटेंगे, ठीक, तो 16 से कटेगा, यानी कि 16 सेकंड लगने वाले हैं दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में। अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, इधर चल रही है और ये ट्रेन भी इसी में चल रही है, और इसी की स्पीड ज़्यादा होती इससे, तो कितनी देर में करती, तो इसकी स्पीड से इसकी स्पीड को घटा देते, है ना, तब जाके हमको स्पीड निकल के आती। ओके, कैसे, क्यों ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप 2 लोग साइकिल चला रहे थे, तो आपके आगे वाला साइकिल चला था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आप चला रहे थे 12, आप पीछे थे, आप ज़्यादा स्पीड में चला रहे थे, उसे 12 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे, तो आप जो पीछे थे आपके लिए तो सामने वाला वो क्या 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, नहीं, क्या वो आप दोनों की स्पीड मिला के 10 + 12 22 किलोमीटर की स्पीड से चला है, नहीं, आपके लिए तो सिर्फ क्या है वो मतलब आपसे धीरे ही चल रहा है वो, यानी कि कितना धीरे चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो धीरे चल रहा है आपसे, समझ रहे हो, तो आप धीरे धीरे उसके पास जाओगे, ये है आपका स्पीड। एक नाव की स्थिर जल में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नाव की अनुकूल धारा चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, पानी जब रुका हुआ था, यानी कि एक तालाब ले लो, यानी कि स्थिर जल है वहाँ पे, तो उसमें स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। और जब पानी का खुद का चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए, अगर ये जो नाव है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिसकी चाल थी बिना हिलते डुलते हुए पानी में, यानी कि तालाब में, तो अगर वो पानी के बहाव के साथ चल रहा है तो पानी के बहाव का भी तो इसमें जोड़ देंगे, तो 12 + 3, अब टोटल नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए, अगर ये पानी के अनुकूल चल रहा होता, यानी कि प्रतिकूल चल रहा था, उल्टा चल रहा था बहाव के, तो ये स्पीड पानी वाला इसमें से माइनस कर देते, यानी कि सिर्फ 9 बचता। लेकिन अभी वो अनुकूल चल रहा है तो स्पीड दोनों की जुड़ के 15 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि अगर आप नदी में पानी के बहाव के साथ तैरेंगे तो आपकी स्पीड जो होगी ना आगे बढ़ने की, तो आपकी खुद की स्पीड जितनी स्पीड से तैर रहे होंगे, साथ में नदी के पानी के बहाव की स्पीड जितनी होगी, दोनों जुड़ जाएगी, वो आपकी स्पीड हो जाएगी। और अगर जब भी आप उल्टा तैरने की कोशिश करेंगे
तो पानी का बहाव ही पहले आपको रोक जो है उसको उसकी स्पीड को पार करना होगा। तो अगर आपकी स्पीड उल्टा चलने में 12 है और पानी का बहाव 10 है तो सिर्फ आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाएंगे अपोजिट साइड में। एक साइकिल चालक किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, ठीक है ना, तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी मान लीजिए x थी, ठीक, x किलोमीटर, उसको 5 घंटे में वह पार कर लेता है, ठीक। तो स्पीड हमको पता नहीं है, लेकिन अगर चाल को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, है ना, यानी कि हमको टाइम पता है 5 घंटे है लेकिन स्पीड हमको नहीं पता है, तो x इक्वल टू 5 गुणे, ठीक, जो भी स्पीड थी, एक इक्वेशन ये निकल के आई। दूसरा क्या था कि बढ़ा दे, दूरी तो उसको उतनी ही तय करनी है लेकिन जो समय है 1 घंटा कम लगता है, यानी कि 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा तो 4 हो जाएगा अगर स्पीड को वो जो भी थी स्पीड प्लस 4 कर दे वो, ये है। दोनों को बराबर रखते हैं, 5 गुणे S1 इज इक्वल टू 4 S1 प्लस 4, है ना। अब देखते हैं 5 S1, S को अगर हम लिख लें क्योंकि देखने में जैसा लग रहा है, अगर हम A लिख लें, B लिख लें, B मान लो B लिख लें, 5B क्या होगा, 4B प्लस 4 चौको 16, 5 में से 4B गया तो सिर्फ B बचा, है ना, तो B की स्पीड आ गई 16। तो B का जो जवाब था वो स्पीड थी वो 16 थी, यानी कि 16 घंटे। तो प्रारंभिक चाल थी उसकी वो 16 घंटे प्रति किलोमीटर थी, और दूरी कितनी थी, 16 पंचे 80 किलोमीटर वो चलता था, ठीक है, 16 की स्पीड में, तो 5 घंटे में कवर कर लेता था। लेकिन जहाँ उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू किया तो 80 को जब 20 से काटेंगे तो 4 घंटे, यानी कि 5 घंटे से 1 घंटे कम का समय लिया। बस यही करना था। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी वाले क्वेश्चन, देखिए मैं जानता हूँ आखिरी वक्त में आप लोग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतना सारा क्वेश्चन हो रहा है, पर टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस आप बस देखते जाइए। कल जब आपका सामने पेपर आएगा तो वो कोई भी क्वेश्चन आपके मार्क्स काट नहीं पाएगा। इस जो कल का पेपर होगा उसकी खूबसूरती यही है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या है ना, आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और आपसे अगर ये 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसमें 5 भी हो जाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपको मार्क्स दे कर जाएंगे, कुछ आपका लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखते रहिए और वहाँ दिमाग लगाना, क्वेश्चन से डरना नहीं, और आप कर लेना, आपको अच्छे से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही इस वीडियो का। A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपया निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ होता है 25,000 का, है ना, सिर्फ लाभ की बात करें तो A का लाभांश ज्ञात कीजिए। भाई लाभ पार्टनरशिप वाले में क्या होता है ना, जो साझेदारी वाले में, जो जितना मतलब रुपया लगाएगा उसको उतना ही बड़ा हिस्सा मिलता है मुनाफे का। यही साझेदारी का मतलब नियम होता है। तो A ने लगाया था 40,000, ठीक, B ने लगाया था 60,000, साल के आखिरी में फ़ायदा हुआ 25,000। तो दोनों का रेशियो क्या था, 4:6, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 25,000 को जब 10 से भाग किया तो हमारा आया कि 2,500 रुपया। एक की वैल्यू आ गई हमारी, एक की निकालते हैं ना हमेशा, याद करो, एक की वैल्यू आई हमारी 2,500। तो 4 की वैल्यू है, ए ने 4 हिस्सा जमा किया था ना, 4 की वैल्यू 25 चौको 10,000 रुपया, जो मुनाफा है 25,000 में से 10,000 रुपया मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा, तो 25,000 में से 10,000 गया तो 15,000 रुपया, यानी कि 6 हिस्सा मिलेगा बी को। ये था जवाब आपका। आगे चलते हैं, अभी और बेहतर क्लियर हो जाएगा आपको। ए 50,000 से व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने बाद बी 80,000 लगाकर शामिल हो जाता है, तो साल के आखिरी में कुल लाभ है 39,000।
बी का लाभांश याद कीजिए। तो ए ने 50,000 रुपया लगाया, ठीक, लेकिन पूरा का पूरा 12 महीने के लिए लगाया, तो उसको 12 से गुणा कर देंगे। जबकि बी ने 80,000 रुपया लगाया, क्या पूरे साल के लिए लगाया था उसने? नहीं, वक्त भी तो देखना पड़ेगा ना। कोई क्या पता आखिरी में आके आपसे ज़्यादा रुपए दे दे तो क्या उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा? नहीं, वक्त भी देखना पड़ता है ना। साल में होते हैं 12 महीने, इसलिए 12 से गुणा किया था। और इसने 4 महीने बाद यानी कि सिर्फ बचे हुए 8 महीनों के लिए 80,000 रुपये डाले थे। तो इसका रुपया टोटल कितना हो जाएगा? इसका रुपया हो जाएगा 600 मान लीजिए, मतलब यहाँ पर से है ना, 50,000 को सिर्फ 50 लिखा है और 80,000 को सिर्फ 80 लिखा है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 8 × 64, इसको 640 इसका जो हिस्सा है। तो देखिए इसने ज़्यादा रुपया लगाया था लेकिन कम समय के लिए लगाया था, तब भी इसका 64 हिस्सा मिल रहा है और इसको मिल रहा है 60 हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि उसने कम रुपया लगाया था लेकिन ज़्यादा समय के लिए लगाया था। ए और बी इनका रेशियो आ गया है, ठीक। तो इनका रेशियो जो आ गया, इनको 39, टोटल 39 है ना। तो इनको 39,000 रुपया फ़ायदा हुआ था, इसी को बांटना है। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16, है ना। 4 से काटने पे दोनों को जोड़ेंगे, 15 + 16 होता है 31। तो 39 को जब हम डिवाइड करेंगे 31 से, 39,000 को जब हमने यहाँ पर से किया 15 और 16 31 से, और यहाँ पे 16 से ही गुणा कर दिया, तो जवाब आया हमारा 20,129 रुपया। जो हिस्सा था वो बी का था, ए का हिस्सा बचा हुआ था, ठीक है। ये है जवाब आपका। वहाँ पे कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होगा, वहाँ पे पॉइंटों में आंसर्स नहीं आएंगे, वहाँ पे सीधा सीधा दे दिया जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 32 होता दोनों को जोड़ के, तो सीधा 2 से काट देते, तो यहाँ पर से इसका वहाँ पे आएगा, ऐसे ही आएगा जो सीधा कट जाए, तो वहाँ पे इसका आंसर आ जाता 19,500। ये होता आपका जवाब। समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे कैलकुलेशन आसान आती है, इतनी मुश्किल नहीं आती है। जो पिछले 3-4 क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे होंगे वो इसीलिए क्योंकि उनमें कैलकुलेशन बाद में मुश्किल थी, लेकिन वहाँ पे वही कैलकुलेशन आसान है कि, लेकिन करना आपको वही है जो हमने किया है। देखिए 3 साझेदार हैं क्रमशः, जिसने 20,000 रुपया, 25,000 रुपया और 30,000 रुपया समान समय यानी बराबर वक्त के लिए निवेश किया है। यदि कुल लाभ है 15,000 तो तीसरे साझेदार का लाभांश ज्ञात कीजिए। जिसने जितना लगाया, अगर समय बराबर समय के लिए सबने लगाया तो जिसने जितना लगाया उसको उतना ही मिलेगा। तो इस 20,000 को 20 लिखते हैं, 25,000 को 25 लिखते हैं और 30,000 को 30 लिखते हैं, ठीक। ए बी सी, अब सी का हमको फाइंड करना है ना। तो इसको 5 से काटेंगे तो 4 आएगा, इसको 5 से काटेंगे 5, इसको 5 से काटेंगे तो 6। तो इसको 6 हिस्सा मिलना चाहिए, कितने का? 6 4 10 5 15 का। तो 15,000 को 15 से भाग दोगे तो 1 का हिस्सा आ जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया। 6 का हिस्सा निकालना है हमको, क्योंकि सी को 6 मिलना था हिस्सा, यानी कि गुणे 6, यानी कि 6,000 रुपया 15,000 में से सी को मिलेगा। बस। ए और बी का निवेश अनुपात है 5:4, है ना। निवेश अनुपात दे रखा है अब 5:4 ए और बी का। ए को 12,500 लाभ मिलता है, यानी टोटल है 9। तो 5 की वैल्यू दे रखी है 12,500, ठीक। तो कुल लाभ बताना है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,500 बटे यहाँ पर 5 कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100, है ना। आपका आ जाएगा 25,000 रुपया टोटल।
तो है ना, तो यहाँ पे आपका आ गया है 2500 आ गया आपका। अब तो टोटल कितना था, 9 था, टोटल निकालना था तो गुणे 9 किया हमने, और जैसे ही गुणे 9 किया तो हमारा टोटल आ गया 22,500। ये हमारा टोटल था वो लाभ था, जिसमें से 12,500 मिल गया हमको ए को मिल गया, और बचा हुआ 10,000 रुपया हमको बी को मिल गया। अब आगे चलते हैं। ए ने 72,000 रुपया 1 वर्ष के लिए निवेश किया है और बी ने 48,000 सिर्फ 9 महीने के लिए निवेश किया है। तो लाभ बांटते समय अनुपात याद करना है। ये देखिए क्वेश्चन आसान। 72 था, उसको लिख लेते हैं ए का, और बी का हम 48 लिख लेंगे। इसने 1 साल के लिए किया तो उसको 12 से गुणा करेंगे, इसने 9 महीने के लिए किया उसको 9 से गुणा करेंगे और अनुपात आ जाएगा। ठीक, तो 72 गुणे 12 होता है 864, और 48 गुणे 9 हम करेंगे तो उसका आ जाएगा 432। यही इनका अनुपात है, 864 अनुपात 432। इसको जब देखेंगे तो हमको दिख रहा है ये 1 है और ये 2 है, यानी कि 2 अनुपात 1 है, सीधा सीधा, है ना। 432 दूना 864। अब है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ये क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 15 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, अभी हो जाएगा। 24 मीटर लंबाई तथा 18 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल। आयत में एक लंबी वाली होती है दूरी जिसको लेंथ कहते हैं, और एक ब्रेथ यानी कि इससे छोटी वाली। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है, कल ही बताया था। कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ दिए 24, ब्रेथ दिए 18, यानी कि 24 गुणे 18, ये इसका क्षेत्रफल निकाल देगा। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 432। अब यानी कि परिमाप यानी कि बाउंड्री निकालनी है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। बाउंड्री यानी कि ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसकी, है ना, म्याड़ जिसको कहेंगे। तो ये आउटर जो लाइन है जो परिमाप है, तो इसको जोड़ने के लिए एक बार इसको गिन लें यहाँ से, इसको गिन लें यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। अब हमको पता है कि एक आयत में जो जो आमने सामने वाली साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर होगी। तो इसको एल ले लें, इसको बी ले लें, लेंथ और ब्रेथ, है ना। तो ये भी एल होगी लेंथ और ये भी ब्रेथ, तो 2 बार एल गिनना होगा, 2l प्लस 2 बार बी गिनना होगा। यहीं से इसका फॉर्मूला आता है परिमाप का आयत के लिए, 2l प्लस बी, 2 गुणे, अब l की वैल्यू दे रखी थी 24, b की वैल्यू दी थी 18, 24 को 18 से जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 42, और 2 से गुणा कर दो उसको, है ना, बाहर वाला, यानी कि 84। तो क्षेत्रफल है 432 और जो आपका परिमाप है वो है 84। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग देखते हैं। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, ये इसके बराबर, यही इसके बराबर, यही इसके बराबर, ये सब एक बराबर हैं। तो अगर इसको हम a ले लें तो ये भी a हो जाएगा साइड, ये भी a, ये भी a, इसी a की। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है तो वो होता है a गुणे a, यानी कि वर्ग के लिए a स्क्वायर। और परिमाप निकालने के लिए तो चारों, परिमाप का मतलब ही क्या होता है, चारों भुजाओं का सम हो जाता है, यानी कि 4 गुणे a, है ना, 4 बार गिनने से यही 4 a इसका जो परिमाप हो जाएगा। तो हमको a की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी कि 196। ओके, और यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए 4 गुणे 14 यानी कि 56, ये आपका परिमाप हो जाएगा वर्ग का। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या वृत्त, अब देखिए
ये है एक वृत्त यानी कि सर्कल। अब सर्कल का होता है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है ना, सर्कल का होता है केंद्र, जहाँ पर से आप रस्सी रख के चारों तरफ गोल गोल खींच सकते हैं। तो इस केंद्र से लेकर के बाहर की परिधि जो होती है, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, यानी कि इसको लिखते हैं आर, रेडियस से। इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ पे देगी है 7 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से लेकर के आरो पार यहाँ तक की दूरी होती है डायमीटर कहते हैं, जिसको डी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, जो त्रिज्या होती है उसकी दोगुनी, यानी कि डायमीटर हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, अब एक जो वृत्त है उसका जो एरिया यानी कि अंदर का जो एरिया होता है ना, उसको एरिया कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है, ना भी दे रखी हो तब भी लिखते हैं 22/7, है ना पाई की। आर दे रखा है 7, एक बार और दिया है 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया। अब परिधि का वही बाहर का है ना, ये कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। एक वृत्त के लिए परिधि होता है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r, रेडियस कितना है 7, 7 से 60 घटा, तो 22 × 2 44 सेंटीमीटर है, ये इसकी परिधि होगी इस वृत्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, घन क्या होता है, क्यूब। क्यूब यानी कि एक चौकोर डब्बा, है ना। वो हमको इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी कि वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, वो होता है वॉल्यूम, है ना, किसी भी चीज़ का, यानी कि आयतन होता है वो उसका। इस तो जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं एक बराबर होती हैं, यानी कि हर भुजा 9 के बराबर होगी। तो इसका जो हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने क्या करते हैं, तीनों को गुणा करते हैं, यानी कि a क्यूब 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81 × 9 = 729। 9 का क्यूब क्या होता है 732, तो यही इसका जवाब है। आगे चलते हैं। एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर दी है, 60 मीटर और 40 मीटर। 25 रुपये प्रति मीटर की दर से उसकी घेराबंदी करनी है। अब क्या है, लंबाई दी है 60 सेंटीमीटर, मीटर, चौड़ाई दी है हमको 40, है ना, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, घेराबंदी करना है, यानी कि इसकी जो परिमाप हमको फाइंड करना है। परिमाप का क्या बताया था, इसको सबको जोड़ लेना है, यानी कि 2 × L + 2 × B। L कितना है 60 दिया है, 2 × 60 + 2 × 40 120 + 80, यानी कि टोटल है 200। तो 200 मीटर हमारा परिमाप है। 1 मीटर के लिए 25 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो 200 के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 200 × 25। ठीक, तो 200 × 25 जैसे ही आप करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 5000 रुपया आपको खर्चना पड़ेगा इसकी घेराबंदी करने के लिए, यानी कि चारों तरफ रस्सी बांधने के लिए। टेबल्स एंड ग्राफ, देखिए सेकंड लास्ट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आना ही आना है अलग से 5 मार्क्स के लिए, तो क्यों ही छोड़ें इसको। अब क्या दिया है, ये एक टेबल दिया हुआ है, दिन दे रखा है सोमवार और गुरुवार, पुस्तकें दी हैं सोमवार में 120, ठीक है, जो बेची गई हैं, और गुरुवार को 180 पुस्तकें बेची गई हैं। ठीक, तो बताना है हमको कि थर्सडे को यानी कि गुरुवार को सोमवार से कितनी ज़्यादा किताबें बेची गई हैं। हाउ मैनी बुक्स वॉज सोल्ड मोर फॉर थर्सडे एज कंपेयर टू मंडे, ये क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है। तो यानी कि थर्सडे से मंडे को माइनस कर दो, 180 में से 120 को घटा दो, 60 किताबें ज़्यादा बेची गई हैं। अब देखिए यहीं पर पूछ लेते
कि कितने प्रतिशत ज़्यादा बेची गई हैं, है ना। तो वही 60 को हम 120 का परसेंट निकालते, 60/120 कितना आता 1/2 और गुणे 100। तो 100 को जब 100 से दो से भाग दोगे यानी कि 50% ज़्यादा किताबें बेची गई हैं गुरुवार को। सिंपल सी बात है, अगर सोमवार को 120 किताबें बेची गई थी और 120 का आधा होता है 60, तो 60 किताबें अगर और ज़्यादा बेची गई गुरुवार को तो यानी कि 50% किताबें तो फालतू बेची गई हैं। और अब देखते हैं, जहाँ पे 5 विद्यार्थियों के औसत अंक याद कीजिए। अब यहाँ पे औसत निकालना है, 5 विद्यार्थियों के अलग अलग मतलब अंक दे रखे हैं, इन सबको जोड़ लो पहले। तो औसत निकालने के लिए क्या बताया था, सबको जोड़ के कितने हैं 5 हैं, 5 से भाग दे देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, इन 4 महीनों में कारखानों का कुल उत्पाद ज्ञात कीजिए। कुल उत्पाद के लिए चारों महीनों को जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो 250 + 350 कितना होता है, 600 होता है। 300 + 280 यानी कि 580 होता है। और इन दोनों को जब हम करेंगे अलग से तो हो जाएगा 1180। तो कुल उत्पाद है 1180, यानी कि टोटल प्रोडक्शन है 4 महीने में 1180 यूनिट्स एक फैक्ट्री में। अब पूछ लेते इसका औसत क्या है, तो इसको 4 से भाग दे देते तो औसत आ जाता। तो 1180 को जब 4 से भाग दिया मान लीजिए तो 295, एक औसत का मतलब है 295 यूनिट आमतौर पर मोटा मोटा एक महीने में बनाया गया है, ये औसत है। अब यही पूछ लेते परसेंटेज कि बताओ कि फरवरी महीने में टोटल का कितना परसेंट काम किया गया है। तो टोटल था 1180, फरवरी महीने में था 300, तो 300 को 1180 से भाग देते थे, गुणे 100 कर देते, यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है ना, जो भी आना होता। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम यात्री और सबसे ज़्यादा यात्रियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जिसमें ढूंढना पड़ेगा सबसे कम यात्री कितने हैं, 240, 180, 300 और 220। सबसे कम 180 और सबसे ज़्यादा है 300। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा 300, सबसे कम है 180, माइनस कर दो 120। 120 यात्रियों का फ़र्क है सबसे ज़्यादा से सबसे कम के बीच में। अब यही पूछ लेते कि बताओ 120 है, उसका कितना परसेंट है टोटल का, मतलब सबसे ज़्यादा का, तो वो निकाल लेते। अब देखिए यही पूछ लेते कि ये बताइए इसका एवरेज मतलब एवरेज कितना पैसेंजर चढ़ते हैं बस में, तो सबको टोटल कर लेते, डिवाइड बाय 4 कर देते, आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है, भोजन के लिए मतलब कुल मासिक जो व्यय ज्ञात करना है हमको। भोजन के लिए हम 8000, किराया 6000 देते हैं, शिक्षा के लिए 3000 खर्चा करते हैं, परिवहन आने जाने के लिए 2000 और अन्य खर्चा 1000 है। तो टोटल कितना हमने खर्चा किया महीने में, 8 6 14, 14 6 20, यानी कि टोटल 20,000 रुपये हमने खर्चा किया है एक महीने में। आखिरी टॉपिक है जो मिसलेनियस वाला आपका था, मिक्स्ड अरिथमेटिक वाला। ये क्वेश्चन 7854 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये विभाजन वाले आपको चीज़ें याद करनी है नेट से देखकर कि डिविजिबिलिटी रूल आप सर्च करना कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 to 11। कोई चीज़ 2 से कब विभाजित होती है, जब आखिरी में सम संख्या होती है तो 2 से विभाजित होती है। कोई चीज़ 3 से कब विभाजित होती है, जब आखिरी की संख्या 2 संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएं तो 3 से विभाजित हो जाती है संख्या, है ना, ऐसे करके। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए इसमें कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम विभाजन करके देखेंगे कि 9 से विभाजन के लिए क्या था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी नंबर को 9 से भाग करने के लिए उसके सारी संख्याओं को जोड़ के अगर हम 9 से भाग देते हैं, अगर वो भाग हो जाता है तो यानी कि वो संख्या भी भाग हो जाएगी। तो 8 + 7 15, 5 + 4 9, यानी कि टोटल
हो गया 15 + 9, तो 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो क्या 24 9 से भाग आता है? नहीं, यानी कि टोटल हम 3 और जोड़ दें तो हमारा यहाँ पे भाग हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाता। तो 27 3 से 9 से भाग हो जाता है। तो अगर हम इसमें टोटल में 3 जोड़ दें इसमें, तो 7857 क्या 9 से विभाजित होता है? जी हाँ। तो 7854 था, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7857 बन जाएगा। इसको 9 से भाग देंगे तो 873 से ये भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 111, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हैं, उनका जो औसत दे रखा है ना वो 111 है। अच्छा, मतलब टोटल का सम दे रखा है 111, 3 का सम। तो विषम दे रखा है, तो विषम निकालने के लिए x, ठीक, प्लस x + 2 प्लस x + 4, ये 3 संख्याएं हैं हमको दे रखी हैं, है ना। तो 3x + 6, इसको हमने दे रखा है 111 के बराबर। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी? 111 में से 6 गए 105, और जब इसको काटा तो x की वैल्यू आ गई 35, x की वैल्यू 35 आ गई। हेलो, हाँ, वो जो निकाले सबका लगा देगा। हाँ लगा दो पापा, थोड़ा लगा दे, लगा दो। ठीक। तो ये 35 आ गया, तो x की वैल्यू 35 आ गई। तो पहली संख्या थी 35, अगली संख्या क्या थी हमारी? 35 + 2 37, अगली संख्या 35 + 4 42। ये 3 संख्याएं थी, इनको जोड़ने पे 111 बन रहा है। और ये देखा होगा आपने, ये विषम संख्याएं भी हैं। ऐसे निकालते हैं आंसर। एक दुकानदार 48 दर्जन पेन खरीदता है, यदि वह उन्हें अलग अलग बेचता है तो कुल कितने पेन बेचेगा? तो ये देखना चाहते हैं, आपको दर्जन का मतलब पता है कि नहीं? एक दर्जन में होता है 12, एक दर्जन = 12। तो 48 दर्जन कितना होगा? तो 12 × 48 कर दीजिए, है ना। तो 12 × 48 कितना होता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि $576, ये कर ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और बचेगा। एक व्यक्ति अपनी आय को 35% भोजन तथा 25% मकान किराए पे खर्च करता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसने अपनी आय का 35% खाना खाने पे इस्तेमाल कर लिया, 25% अपनी आय का उसने, ठीक है, कितना, मकान के किराए पे खर्च कर दिया। यदि उसके पास अभी भी 40,000, यदि उसकी आय 40,000 है तो शेष कितनी धनराशि बचेगी? टोटल एक इंसान 40,000 रुपये कमा रहा है महीने में, उसका 35% यानी कि 100 में से 35 वाला उसने हिस्सा अपनी खाने पीने पे खर्च कर दिया, 25% उसने किराया दे दिया। तो 35 + 25 यानी कि टोटल 60, 100 में से 60वां हिस्सा उसने 40,000 में से खर्चा कर दिया। अब बचे सिर्फ 40, 100 में से 60 घटा सिर्फ 40, तो ये 40 कितना होता है? तो 40,000 का 40 कितना होगा परसेंट? तो 40,000 को 40% निकालना है तो × 40 कर दीजिए बटे 100, डबल जीरो करना। तो 16,000 रुपया उसके पास बचा है। अब टोटल खर्चा कितना किया, यानी कि 60% निकालना था, तो 40,000 में से 16,000 घटाएंगे तो यानी कि 24,000 रुपया अभी भी उसने खर्च कर दिया है, और 16,000 रुपये उसके पास बचा है। आखिरी क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक। तो पिता की वर्तमान आयु है, मान लीजिए फादर के लिए हम, ठीक है, F लेते हैं, वो जो सन है उसके 3 गुना है ना, यही बात है ना। जो बेटा है जो फादर है उसकी जो आयु बेटे से 3 गुना है, लिख दिया ना। सॉरी, फादर की आयु बेटे से 3 गुना है।
और 10 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। अब यहाँ पर से हमको फादर के लिए पहले पता 3s के बराबर है, तो 3s प्लस 10 इज इक्वल टू 2s प्लस 20। 3s में से 2s गया तो बचा s, 20 में से 10 गया तो बचा 10। अब देखिए यहीं से पता चल गया कि जो लड़का था उसकी उम्र है 10 साल, फादर की उसके 3 गुना यानी कि 30 साल। 10 साल के बाद लड़का हो जाएगा 20 साल का और फादर हो जाएंगे 40 साल के, यानी कि पिता लड़के से दोगुनी आय का हो गया है। बस यही तो पूछा था, देखिए आंसर आ गया आपका। अब फाइनली हमने यहाँ पे सारे के सारे 17 के 17 टॉपिक कर लिए हैं और हर टॉपिक के 25 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। अब आप लोगों को 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ कि करना क्या है पेपर में। कल पेपर में आप लोग पहले इजी पोर्शन जल्दी से कर लेंगे और मैथ और रीजनिंग को लास्ट के लिए रखेंगे, अगर आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो। वरना आपने जैसे स्ट्रेटजी बनाई है इतने दिन से पेपर करते हुए या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए, वैसे ही करिएगा। गोला अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप साथ साथ भरिए, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, हर हाल में सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। नहीं भी आता है तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी इन दोनों को टिक कर दीजिए, क्योंकि उनके सही होने के चांसेस बाकी ए और डी से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको नौबत आ रही है कि आपके 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप उनको पढ़ भी नहीं पाएँ, तो उसमें गोला भर के आएंगे, उसके लिए भी ऑप्शन बी या सी लगा कर आएंगे, ठीक है ना। इतना आपको करना है और बस जल्दी से आप लोग अब अपना एडमिट कार्ड निकला के तैयार हो जाइए, अपना आधार कार्ड पैक कर लीजिए, अपना मोटा वाला गोल पेन ले लीजिए और शुरू हो जाइए तैयारी के लिए। ऑल द बेस्ट। और कैसा पेपर आता है कल वो हम रिव्यू करेंगे और उसी के जैसे हम क्वेश्चंस बना के फिर कल बची हुई वीडियोज़ डालेंगे परसों नरसों के बच्चों के लिए। तो बाकी सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनका कल पेपर है, एंड सी यू सून। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो।